जो मिला है उसका आनंद लीजिए, और दुख का मतलब है और चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन संख्या में कितने हैं? 3 हैं। पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरे को हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स, यानी बल का नियम। और जो तीसरा है उसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इन नियमों को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग सीख लेते हैं कि फोर्स क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, फोर्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो कॉपी में निकालिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, या नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो हेडिंग लगाइए लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन में पढ़ने से पहले या बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है, यानी हेडिंग है आपकी लॉज ऑफ मोशन। ठीक, और इसमें सबसे पहले देखो क्या है कि फोर्स क्या है और इसके टाइप क्या है। जनरली आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फोर्स क्या है, वो धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। एक लाइन में हम याद रखेंगे कि फोर्स इज ए कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स वो काज है या वह कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। अब फोर्स कितने टाइप का होता है, तो इसे कैटेगराइज किया गया है 4 पार्ट्स में, यानी 4 प्रकार का फोर्स जो है किया गया है, डिवाइड किया गया है फोर्स को। पहला जो है आपका नंबर 1 में हम करते हैं फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर 2 में आता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, और नंबर 3 में आता है आपका वीक फोर्स, और 4th नंबर में है न्यूक्लियर फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब है जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ना होने पर भी उनके बीच लग रहा हो। जैसे इसमें आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या आपका आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसे मान लीजिए हमने कहा मार्कर हम यहाँ पे इस तरीके से पकड़े हुए हैं, फिर भी इस पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लग रहा है जिसको हम वेट बोलते हैं नीचे की तरफ, और उसका अमाउंट कितना होगा? mg। ठीक है, और जैसे 2 मासूम ऑब्जेक्ट अगर रखे हुए हैं कुछ दूरी पर, तो उनके बीच क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कांटेक्ट में नहीं है फिर भी लग रहा है। 2 मैग्नेट रखे हुए हैं तो उनके बीच भी क्या है? फोर्स एग्जिस्टेंस में है। 2 चार्ज अगर कहीं रखे हुए हैं कुछ सेपरेशन पे, वो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उनके बीच क्या है? आपका कूलम्बियन अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्शन में होगा अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, हमें इसमें जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स डील करना है इसमें लॉज ऑफ मोशन में। कांटेक्ट फोर्स में क्या आते हैं? कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होने के कारण एक्शन में होते हैं। जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मान लेते हैं कि ये हमने मार्कर इस हथेली पे इस तरीके से रखा हुआ है, टिकाया हुआ है, तो ये कांटेक्ट में है हथेली के, तो हथेली इस मार्कर पर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही होगी, और ये रिएक्शन फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट पॉइंट के नॉर्मल होता है आपका। हथेली इस मार्कर पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लगाएगी, और ये मार्कर इस हथेली पर डाउनवर्ड लगाएगा। कहां पर? कांटेक्ट पॉइंट पर। और कांटेक्ट फोर्स जो है, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है ऑब्जेक्ट्स की, उसके नॉर्मली रहता है। यानी कांटेक्ट फोर्स में एक आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
दूसरा कांटेक्ट फोर्स में आ जाता है आपका टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। तीसरा आपका आ जाता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और चौथा आपका आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। ये चारों हमें डील करने हैं लॉज ऑफ मोशन में। वीक फोर्स क्या होते हैं, जो बहुत कम होता है जिनका अमाउंट, ये जैसे वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल फोर्स क्या है, वीक फोर्स है आपकी। न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये वेरी शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। जैसे इनसाइड द न्यूक्लियस जो फोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियस को बाउंड करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और उनकी रेंज आपकी बहुत शॉर्ट होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही रहे ये क्या है आपका इफेक्टिव होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो है काफी स्ट्रांग होते हैं आपका, सभी बलों से ज्यादा ये स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, तो अब इसके बाद फोर्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये आपने सीख लिया। एक लॉज ऑफ मोशन में एक चीज की और जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD शॉर्ट में बोलेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम या FBD होता क्या है, जैसे हमने कहा कि कोई सिस्टम है, उसमें बहुत सारे आपके क्या नाम है एलिमेंट्स हैं, जैसे ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, या मान लीजिए आपका पुली है, उस पर क्या मास हैंग किए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सिस्टम है आपका, बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, या हम कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, किसी भी सिस्टम का या किसी भी सिस्टम में जो एलिमेंट्स हैं उसका फ्री डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का एक डायग्राम, अलग से एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया गया हो। यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन in which all the forces acting on the object are represented। यानी किसी वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का चित्रीय निरूपण होता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम में हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस है और इस पर ये m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, आपका दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो ये कांटेक्ट में है इसलिए क्या है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस के, कॉमन कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मली होता है। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक तो यहाँ ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, N। और एक इस ब्लॉक का वेट जो होगा mg, वो डाउनवर्ड एक्शन में होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पर यानी इस ब्लॉक पर दो ही फोर्स एक्शन में है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक इसका वेट। तो यही आपका इस बॉडी का क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यानी जिस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है उसे हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उस पर जितने भी फोर्स एक्शन में है उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो वही फ्री बॉडी डायग्राम हो जाता है गिवन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक पुली ले लें, जैसे कहते हैं कि कोई पुली है, मासलेस पुली है, और उस मासलेस पुली पे क्या है आपका दो ब्लॉक स्ट्रिंग से हैंग किए गए हैं। ये कैपिटल मास का ब्लॉक है और एक स्मॉल मास का ब्लॉक है। पुली जो है ये मासलेस है और पुली भी इस तरीके से स्ट्रिंग से क्या है आपका रिजिड ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, हैंग की हुई है। तो अब देखो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, पुली कैसी है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। तो पुली से जो स्ट्रिंग गुजर रही होगी उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या है, बदल गई, तो इसमें टेंशन क्या होगा, बदल जाएगा। मान लिया इसमें टेंशन T1 हो गया। टेंशन जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट से अवे होती है, यानी जिस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं उससे दूर की ओर होती है। और टेंशन हमेशा क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ही हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन। तो जैसे इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे टेंशन तो अपवर्ड, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, और इस पुली के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इस पुली से अवे। इसीलिए क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी स्ट्रिंग है तो टेंशन दो एरो दिखाए होते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों जगह टेंशन लिखा होता है सेम।
तो इसका रीजन क्या है कि टेंशन ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और हमेशा इसे किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं। तो अब आपका देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इस कैपिटल एम मास का बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम मास बना लिया, इसका जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ, और इसमें जो टेंशन लग रहा है T वो अपवर्ड। स्मॉल एम मास का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका वेट mg नीचे की तरफ और इसमें भी टेंशन T ऊपर की तरफ। पुली मासलेस है, इसलिए आपका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें क्या है, टेंशन आपका देखो T और T, 2T डाउनवर्ड टेंशन लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, स्ट्रिंग चेंज है, टेंशन अलग है, कितना हमने ले लिया T1, तो ऊपर कितना टेंशन लग रहा है T1। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम पुली का हो गया। ठीक, अब हम लिखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हेडिंग लगाइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है आपका, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का, हेडिंग है आपकी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, देखो इस लॉ में क्या बताया गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या है आपका, जीरो लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर नेट फोर्स क्या है आपका, जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट जिस भी स्थिति में होगा उसी स्थिति में रिटेन रहेगा, बना रहेगा आपका। अगर हम कह दें, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो वो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बना रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। मोशन कैसी, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर जाएगा, और एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब फोर्स है। तो फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो है तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। और नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, जीरो, यानी ए नेट भी क्या होगा, जीरो। तो ए नेट जीरो है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया आपका कि स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही बना रहेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है तो मोशन में ही बना रहेगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिएगा पहला न्यूमेरिकल, पहला लॉ हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। लिखिएगा आपका क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आपका। हमने क्या किया है, दो ब्लॉक ले लिए हैं, ब्लॉक ले लेते हैं। चलिए, हमने कहा ये दो ब्लॉक हैंग किए गए हैं, ये हैंग है आपका, और इसी से क्या है, दूसरा ब्लॉक हैंग कर दिया। इसका मास हमने कहा कितना है आपका, 3 kg है, और इसका मास हमने कहा 5 kg है। आपको क्या करना है, जो ये स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग दिख रही होंगी आपको, इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये कैलकुलेट करना है। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब टेंशन हम मान लेते हैं, हमने कहा कि इसमें टेंशन कितना है, T1 ले लेते हैं, और इसमें टेंशन कितना ले लेते हैं, हम T2 टेंशन ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं 3 और 5 kg वाले, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके नेट फोर्स निकाल लेते हैं, और नेट फोर्स क्या कर देंगे, जीरो, तो हमें टेंशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हो गया यहाँ पे आपका 3g डाउनवर्ड mg,
और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T1। और दूसरा 5 kg वाले का बनाने फ्री बॉडी डायग्राम, 5G डाउनवर्ड और टेंशन ऊपर कितना आपका लग रहा है T2, और एक डाउनवर्ड भी एक चीज और लग रहा है, टेंशन T1 भी डाउनवर्ड लग रहा है इसका T1। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि नेट फोर्स 0 यानी F नेट क्या होना चाहिए 0, और F नेट इसमें देखो कितना है, F नेट कितना है T1 माइनस 3G इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से मिल गई। और यहां देखिएगा F नेट का मतलब हो गया आपका T2 माइनस T1 माइनस 5G इज इक्वल टू 0। किसी को भी पॉजिटिव ले लीजिए क्योंकि क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है यानी इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो वही नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 का मतलब है अपवर्ड वाले को पॉजिटिव अगर ले रहे हैं तो डाउनवर्ड वाले को हम नेगेटिव ले रहे हैं। या हम क्या करें कि अपवर्ड वाले नेट फोर्स टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में इक्वल टू कर दें टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहां से ले लीजिएगा, यहां से T1 कितना मिल गया आपको 3G मिल गया, T1 की ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में फिट कर दें। अगर T1 की यही वैल्यू इक्वेशन 2 में फिट कर दें तो क्या हमारे पास मिल जाएगा आपका T2 इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 3G माइनस का 5G इज इक्वल टू 0, यानी T2 माइनस का 3G माइनस का 5G इज इक्वल टू 0, यानी T2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 8G। और G की वैल्यू हम अगर गिवन है 9.8 तो 9.8 पुट कर लेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो हम G की वैल्यू 10 रख लेंगे, ठीक है। पॉज करके आप देख सकते हैं दोबारा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर बेस्ड, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दो स्ट्रिंग से कोई एक ब्लॉक हैंग किया गया है, दो स्ट्रिंग है और उसे एक ब्लॉक को हैंग कर दिया गया है इस तरीके से। देखिएगा ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को क्या है, ये एक स्ट्रिंग यहां बांध दी गई है और एक स्ट्रिंग क्या है इस तरीके से यहां बांध दी गई। ये कोई रिजिड सपोर्ट है और ये क्या है 10 kg का है ब्लॉक, और ये हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि ये जो स्ट्रिंग है इनमें जो टेंशन है वो आपको कैलकुलेट करना है, इनमें जो टेंशन है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्या इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं कि F नेट क्या होगा 0, और F नेट इसमें जब कैसे निकालेंगे, इस टेंशन T2 का एक कंपोनेंट क्या होगा वर्टिकली अपवर्ड होगा, वो होगा T2 sin 60, और इस T1 का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा वो होगा T1 sin 30, और जो ये 10 kg है इसका जो वेट होगा 10G वो डाउनवर्ड। तो अब देखो इसमें क्या होगा आपका कि ये अपवर्ड नेट फोर्सेस का सम इक्वल टू होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्स के, क्योंकि नेट फोर्स क्या है 0। तो हम क्या कर लेंगे यहां से, हम ये कर लेंगे यहां से T1 sin 30 प्लस T2 sin 60 इज इक्वल टू 10G, ठीक है। और एक T1 T2 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होंगे, ये होगा T2 cos 60 और इधर क्या होगा आपका T2 sin cos T2 cos 30। तो क्या यहां से देखो ये भी इक्वल होंगे, यानी ये T1 है T1 cos 30 और T2 cos 60, यानी T2 cos 60 इज इक्वल टू T1 cos 30। एक नंबर इक्वेशन ये, 2 नंबर इक्वेशन ये, दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, दो इक्वेशन मिल गई, तो सॉल्व करने के T1 T2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दो इक्वेशन क्यों मिली, क्योंकि देखो वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, तभी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मान लो इधर कुछ फोर्स लगने लगेगा तो ये झूला झूलने लगेगा ना, या ये मूव कर जाएगा इधर, मान लो अपवर्ड फोर्स लग जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन अगर जब कभी फोर्स कंपोनेंट्स में हो तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम डाउनवर्ड कंपोनेंट के सम के बराबर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अपोजिट डायरेक्शन वाले
सम के बराबर होना चाहिए। यानी आपका इस डायरेक्शन में मान लो कई फोर्स लग रहे होते तो इनका सम इक्वल टू इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस का सम। या हम ऐसे कह सकते हैं जब भी फोर्स क्या है एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो या यूं कह लें उसके कंपोनेंट कर सके तो हम फार्मूला लगाएंगे सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 और सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। यही बात हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगा करके हम अननोन थिंग्स को जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे T1 T2 अननोन थी तो उन्हें हम कैलकुलेट कर लेंगे।